दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का अनुदेशक। आप सभी का ITI स्किल इंडिया के चैनल पे स्वागत करता हूं। आज जो मैं वीडियो ले रहा हूं वो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जो सबसे पहला वीक होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय, उससे रिलेटेड है। और चूँकि ये इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट सभी इंजीनियरिंग ट्रेड के स्टूडेंट्स को पढ़नी पड़ती है, इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है जहाँ पर कि बच्चा जो स्कूल से आता है उसको इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड जानकारी बहुत कम होती है। जो स्कूल में उसने ड्राइंग बनाई होती है और जो यहाँ पर इंजीनियरिंग से रिलेटेड ड्राइंग बनती है उसके अंदर थोड़ा फ़र्क होता है। यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी का हमें ध्यान रखना पड़ता है और हर ड्राइंग का मतलब होता है कि उसके अंदर जो भी चित्र बनाएंगे उसके अंदर विशेष ध्यान रख करके ही आपके चित्र बनेंगे। इसलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग को सीखने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जो मेरे वीडियो होंगे उससे पूरी जानकारी मिलती रहेगी, जिससे कि किस तरह से आप ITI की जो ड्राइंग बनती है जिसके अंदर हमें क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है और स्कूल की ड्राइंग से ये थोड़ी अलग होती है। इसलिए आप मेरे अगर वीडियो देखते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। इसके अंदर आज पहला चैप्टर है हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग परिचय, इंट्रोडक्शन। यह है अभियंताओं यानी कि इंजीनियर्स की विशिष्ट भाषा है जो कि पूर्णतः रेखाओं यानी स्केचिंग, रूढ़ियों यानी कि कन्वेंशंस, सूचनाओं यानी कि इंफॉर्मेशंस तथा प्रतीक यानी सिंबल्स पर आधारित होती है। इसकी सहायता से किसी वस्तु के काल्पनिक रूप को पूर्ण विमाओं के साथ स्पष्ट कागज पर दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर एक शब्द आया काल्पनिक रूप को, कि जो आपके दिमाग में कल्पना है उसको अगर आप ड्राइंग पे ले जाएंगे तो वही हमारी ड्राइंग शीट पे चित्र बनेगा और वो हमारी जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग कहलाएगी। ड्राइंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, यानी कि जो ड्राइंग है वो इंजीनियर्स की भाषा होती है। यानी कि जो भी इंजीनियर अपनी बात कहना चाहता है वो अगर ड्राइंग बना करके कोई चीज़ बताएगा तो दूसरे इंजीनियर को वो बात आसानी से समझ में आ जाएगी। इसलिए जो ड्राइंग को इंजीनियर्स की भाषा कही जाती है। इट इज़ द यूनिवर्सल लैंग्वेज, यानी कि ये पूरे वर्ल्ड में चलती है। विच इज़ ऑल्सो नोन ए ग्राफिकल लैंग्वेज, जो कि एक ग्राफिकल लैंग्वेज भी कहलाती है। अर्थात ड्राइंग इंजीनियरों की भाषा है। यह एक सार्वभौमिक भाषा है जिसे रेखांकित भाषा भी कहते हैं। इस प्रकार किसी वस्तु, मशीन या पुर्जे के निर्माण के लिए आवश्यक जानकारियां एवं सूचनाएं ड्राइंग के द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती हैं। यानी कि हमारी जो विभिन्न प्रकार की जो इंजीनियरिंग फील्ड्स होती हैं उसमें सभी में इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो बहुत महत्व होता है। और जो इंजीनियर अपनी बात को कहना चाहता है, दूसरे इंजीनियर को समझाना चाहता है, तो उसकी जो भाषा है वो ड्राइंग होती है और ड्राइंग में ही बना करके वो दूसरे को आसानी से समझा सकता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग का उपयोग निम्नलिखित माध्यमों से किया जाता है। पहला होता है मौखिक यानी कि ओरल। जब कारीगर या अन्य व्यक्ति इंजीनियर या ड्राफ्टमैन के सम्मुख उपस्थित हो तो वह अपने विचारों को उन तक मौखिक रूप से पहुंचाता है। दूसरा होता है इसमें लिखित यानी कि रिटन। जब कारीगर दूरस्थ स्थान पर हो यानी कि दूरस्थ स्थान पर हो तो इंजीनियर या ड्राफ्टमैन आवश्यक दिशा निर्देश या सूचनाओं को उस तक पहुंचाने के लिए लिखित रूप का सहारा लेता है। तीसरा होता है चिन्ह। ड्राफ्टमैन कारीगर तक अपने विचारों को संक्षिप्त रूप में पहुंचाने या व्यक्त करने के लिए प्रतीकों या चिन्हों का उपयोग करता है। और लास्ट होता है इसमें चित्र, डायग्राम। मनुष्य द्वारा भाव अभिव्यक्ति के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्षेत्र में चित्रात्मक माध्यम को ही अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो वही हमारा जो है टोटल मिलकर के जो चीज़ बनती है वो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है। इसके बाद अगला है अन्य तकनीकी ड्राइंग के साथ संबंध, रिलेशनशिप टू अदर टेक्निकल ड्राइंग टाइप्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग का अन्य प्रकार की तकनीकी ड्राइंग के साथ भी महत्वपूर्ण संबंध है, जैसे मशीन ड्राइंग, सिविल इंजीनियरिंग एवं विद्युत इंजीनियरिंग आदि। इसका प्रयोग न केवल वास्तुकला, भूमि योजना व भूमि का अभिविन्यास में ही किया जाता है, बल्कि विद्युत इंजीनियरिंग में विद्युत परिपथ, विद्युत अभिविन्यासों को भी भलीभांति समझने के लिए किया जाता है। यानी कि हम जो
मकान बनाते हैं, कोई फैक्ट्री बनाते हैं, उसके अलावा भी विद्युत, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारी फील्ड में इसका इंजीनियरिंग ड्राइंग का उपयोग होता है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग के बिना किसी भी इंजीनियरिंग की जो एजुकेशन है वो अधूरी मानी जाती है। ड्राइंग उपकरण, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए निम्नलिखित ड्राइंग उपकरणों की आवश्यकता होती है। पहला है इसमें ड्राइंग बोर्ड। यह संशोधित सेंसोन लकड़ियों जैसे कि सफ़ेद पाइन, फर या ओक की पट्टियों का पूर्ण समतल आयताकार ड्राफ्टमैन द्वारा उपयोग लिए जाने वाला बोर्ड है, जिसमें बोर्ड के बाएं तरफ सीधे किनारे वाली 4 से 5 मिलीमीटर इबोनी कठोर लकड़ी का प्रक्षेपित यानी कि प्रोजेक्टेड सीधा कोर यानी कि किनारा टी स्क्वायर के लिए रखा जाता है, जिसे कार्यकारी कोर या कार्यान्वित कोर यानी वर्किंग एज कहते हैं। इसे टी स्क्वायर से जांचा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे चित्र के अंदर, ये हमारी जो कोर है वो कार्यकारी कोर कहलाती है। ये आबोनस की कार्यकारी कोर यहाँ पे लगी होती है और ये हमारी ये पे पट्टियाँ होती हैं जिनको कि इन दो बैटन के ऊपर पेच के द्वारा कस करके इसको बनाया जाता है। और ये जो हमारा आबोनस की जो कार्यकारी कोर है इसके ऊपर टी स्क्वायर से इसको जांचा जाता है और टी स्क्वायर से चला करके ही यहाँ पे ड्राइंग बनाई जा सकती है। आज के समय में जो हमारे सेट स्क्वायर वगैरह होते हैं वो प्लास्टिक के आते हैं, पहले वो लकड़ी के चला करते थे जो टी स्क्वायर से अधिकतर काम हुआ करता था। तो ये ड्राइंग बोर्ड का चित्र है जो कि आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इन चित्रों को आप ड्राइंग के अंदर सभी चित्रों को आप ध्यान से देखोगे तो आपको एग्ज़ाम देने में सरलता रहेगी, क्योंकि आपने वो ड्राइंग के सारे चित्रों को देख करके और अपने दिमाग में बैठा लिया होगा। मौसम की नमी के कारण बोर्ड को प्रसार यानी कि फैलाव या सिकुड़न से बचाने के लिए इसे लकड़ी की पट्टियों से बनाया जाता है, यानी कि एक लकड़ी का नहीं बनता है, ये अलग अलग पट्टियों को जोड़ करके बनता है। आजकल लैमिनेटेड सतह वाले ड्राइंग बोर्ड भी उपयोग में लिए जाते हैं, जिनकी सतह समतलता की जांच उनके मध्य में से प्रकाश गुजार करके की जाती है। यदि उनके मध्य में से किसी प्रकार का प्रकाश आर पार नहीं होता है तो मान लिया जाता है कि सतह बिल्कुल समतल है। ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर रोकने के लिए ड्राइंग पिन का या क्लिप का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है ड्राइंग बोर्ड का वर्गीकरण कि किस किस साइज में हमें को ड्राइंग बोर्ड बाजार में मिलेंगे। यहाँ पे हमारी एक टेबल बन रही है जिसके अंदर जो ड्राइंग बोर्ड के साइज होते हैं उनके नाम दिया होता है D0, D1, D2, D3 और इसके अंदर जो साइज़ है वो मिलीमीटर में होती है। 1500 इसके अंदर लंबाई हो गई, 1000 इसकी चौड़ाई हो गई और 25 मिलीमीटर इसकी मोटाई हो जाती है। दूसरा जो हमारा ड्राइंग बोर्ड होता है वो 1725 का होता है, तीसरा 700 × 500 × 15 और तीसरा जो होता है वो चौथा जो होता है 500 × 350 × 15 यानी कि 500 लंबाई, 350 चौड़ाई और 15 mm इसकी मोटाई होती है। तो इससे संबंधित अगर कोई सवाल भी आता है कहीं पे आपके कंपटीशन लेवल में तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, D0, D1, D2, D3 और इसके साइज़ इस तरह से इसके अंदर याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद है स्क्वायर, टी स्क्वायर। नाम के अनुसार यह टी के आकार की संशोधित लकड़ी यानी सेंसोर्ड वुड, प्लास्टिक तथा सेलुलाइड का बना होता है। यह शीर्ष यानी कि हेड तथा ब्लेड दो भागों में होता है, जिसमें एक ब्लेड का किनारा यानी कि एज और दूसरा कार्यकारी किनारा होता है। इस कार्यकारी किनारे को शीर्ष यानी कि हेड के साथ समकोण पर स्क्रू से कसा जाता है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हेड और एज किनारा जो होता है ब्लेड का वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर ही होने चाहिए, जिससे ब्लेड जो कार्यकारी कोर है वाले भाग से क्षैतिज और समानांतर रेखाएं खींची जा सकें। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एक टेबल बन रही है जो टी स्क्वायर का वर्गीकरण के हिसाब से 4 नाम दे रखे हैं, T0 से लेकर T3 और इसके अंदर ब्लेड की जो लंबाई है वो 1500, 1000, 700 और 500 मिलीमीटर है। और यहाँ पर हमारा ये चित्र है जो कि हमारा टी स्क्वायर का है, इसके अंदर इसको हम ब्लेड कहते हैं, ये वाली जो कोर होती है इसको वर्किंग एज कहते हैं और ये हमारा स्ट्रोक कहलाता है और ये हमारा टोटल
टी स्क्वायर है और इसके इन ब्लेड और स्ट्रोक के बीच की जो कोण है वो 90 डिग्री होता है। और इसको ड्राइंग बोर्ड के ऊपर इस तरह से काम में लिया जाता है। ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है जिसकी ये वर्किंग कोर होती है, आबुनस की जो लकड़ी से बनी होती है, उसके साथ इसके हेड को लगाया जाता है स्ट्रोक को। और यहाँ पर ये जो टी स्क्वायर का ब्लेड है उसकी ये इससे 90 डिग्री पे होती है और ये ऊपर नीचे इस तरह से चलता है, तब हमारा ये काम करता है। इसके बाद है सेट स्क्वायर। यह सेट स्क्वायर यह पारदर्शक प्लास्टिक अथवा सेलुलाइट के समकोण त्रिभुजाकार आकृति के बने होते हैं। ये दो के जोड़े में ही उपलब्ध होते हैं। इसमें आपको दो ही लाने पड़ेंगे जब भी वो सेट कहलाता है, और सेट स्क्वायर होने पर वो दो के जोड़े पे ही होता है। प्रत्येक में 90 डिग्री का एक कोण होता है। सामान्य कार्यों के लिए 25 सेंटीमीटर तथा 60 से 30 कोण तथा 20 सेंटीमीटर लंबा 45 से 45 डिग्री कोण वाले सेट स्क्वायर उपयोग में लिए जाते हैं। इनके मध्य के स्थान पर फ्रेंच कर्व विभिन्न आकृतियों में कटे होते हैं, जो सेट स्क्वायर को ड्राइंग शीट पर सरकाने तथा उठाने में सहायक होते हैं। तो ये मैं चित्र में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये दो तरह के होते हैं। इसमें एक दोनों में ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है। एक के अंदर एक 30 डिग्री का, एक 60 डिग्री का कोण होता है, और दूसरे सेट उसके अंदर दोनों 45 डिग्री के कोण होते हैं। इनकी जो लंबाई है वो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ नाप के 20 से 30 mm के या 25 सेंटीमीटर के होते हैं। और इसके अंदर ये जो बीच में डिज़ाइन बने हुए हैं ये फ्रेंच कर्व कहलाते हैं, जो कि विशेष आकृति बनाने के काम में आते हैं और सेट स्क्वायर को ड्राइंग शीट पर से उठाने के काम में भी ये आते हैं या सरकाने के काम में भी आते हैं। इसकी सहायता से ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि खड़ी यानी कि वर्टिकल समानांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। सेट स्क्वायर तथा टी स्क्वायर की सहायता से क्षैतिज रेखाएं 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री तथा 60 डिग्री के गुणक में तथा वृत्तों को समभागों में यानी कि बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। कभी कभी सेट स्क्वायर अपनी अचूक यथार्थता यानी कि एक्यूरेसी आंतरिक विकृति के कारण खो देता है, अतः इनकी जांच समय समय पर करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये आपका सेट स्क्वायर का सेट दिखा रखा है और यहाँ पे इनसे आप किस तरह से कोण बना सकते हो उसके बारे में भी बता रखा है। इसके बाद है चांदा, जिसको कि हम प्रोट्रैक्टर कहते हैं। ये आपने स्कूल में भी काम में लिया होगा। चांदा जो प्रोट्रैक्टर है का उपयोग कोण नापने व बनाने के काम में किया जाता है। यह पारदर्शक प्लास्टिक अथवा सेलुलाइट का बना होता है। इससे 0 से 180 डिग्री तक का कोण आसानी से इसकी सहायता से बना सकते हैं। इसका आकार वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार होता है, जिस पर वामाव्रत यानी कि क्लॉकवाइज और दक्षिणाव्रत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के कोण प्रदर्शित किए जाते हैं। कोण नापने व बनाने के लिए चांदे की बेस लाइन को चित्र की बेस लाइन पर व बिंदु 0 को बेस लाइन के मध्य में रखा जाता है। तो ये चित्र में आप देखेंगे तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देखें ये चांदा दे रखा है, यहाँ पर ये 0 दे रखा है। तो जब भी हम कोई लाइन खींचते हैं और कोई बिंदु लगाते हैं, उस बिंदु के ऊपर इस बिंदु को रखते हैं और लाइन से इस वाली लाइन को मिलाते हैं और फिर हम कोई भी डिग्री का कोण बना सकते हैं। यहाँ पर 0 से लेकर के और ये 180 डिग्री उल्टे एंटी क्लॉकवाइज है और यहाँ 0 से लेकर के 180 या क्लॉकवाइज दिशा में बन रहे हैं। 30 डिग्री का कोण अगर इस डायरेक्शन बनाना है तो यहाँ से लेकर के ये 30 डिग्री मान करके 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। 60 का बनाना है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कोण 60 का कहलाएगा, ये 90 का कहलाएगा। इसी तरह इधर से ये भी 120 का कहलाएगा और इधर से ही चलेंगे तो ये 150 का, और यहाँ से चल के अगर यहाँ तक आते हैं तो ये 180 डिग्री का कोण कहलाएगा। अगर इधर से कोण बनाना है तो हमारा ये कोण हमारा 30 डिग्री का, ये 60 का, ये 90 का, फिर ये 120 का, ये 150 का और ये 180 डिग्री का हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि चांदा किस तरह का होता है, ये स्कूलों में आपने काम में लिया होगा। ITI के अंदर जो ड्राइंग बनानी होती है उसके लिए बहुत अच्छा आपको चांदे और सेट स्क्वायर लेके आने चाहिए। सेट स्क्वायर थोड़े मोटी परत का हो या मोटी प्लास्टिक का हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छी कंपनी का लाओगे तो ही आपके चित्र अच्छे बनेंगे, नहीं तो आगे जा कर के आपको चित्रों में बहुत गलतियां नज़र आएंगी। लाने से पहले उसकी जो एक्यूरेसी है उसको जांच लेना चाहिए। जो सेट स्क्वायर होती है उसकी जो 2
किनारियाँ होती है उनको चेक कर लेना चाहिए, उसके अंदर कोई कटा पिटा नहीं होना चाहिए और साथ में वो एकदम सीधे भी होने चाहिए। साथ में उसके ऊपर जो डायमेंशन लिखी है वो भी आपकी सही तरह से दिखाई देनी चाहिए। इसके बाद स्केल। इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग किए जाने वाले स्केल स्टेनलेस स्टील, आइवरी एवं पारदर्शक सेलुलोइड प्लास्टिक के आयताकार आकार में बने होते हैं। सामान्यतः स्केल पर एक तरफ सेंटीमीटर व दूसरी तरफ इंच में मार्किंग की होती है। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये 1 से लेकर के 15 सेंटीमीटर की डायमेंशन यहाँ शो रखी है और 0 से लेकर के 1 के बीच में 10 भाग कर रखे हैं जो कि मिलीमीटर में है। इसी तरह यहाँ पर 1 से ये 0 से लेकर के 6 इंच में दे रखे हैं और 0 से लेकर 1 के बीच में हमारे 16 भाग कर रखे हैं जिसमें 8 सूत के बराबर ये होता है। सामान्यतः स्केल पर एक तरफ सेंटीमीटर दूसरी तरफ इंच मार्किंग की होती है। सेंटीमीटर साइड में सबसे छोटी मापी जाने वाली दूरी 1 मिलीमीटर होती है तथा इंच साइड में सबसे छोटी मापी जाने वाली दूरी को 1 सूत कहते हैं या 1 सूत होती है। इसके बाद है हमारा विभाजक यानी कि डिवाइडर। इसकी बनावट प्रकार की बात ही होती है, परंतु सिर्फ अंतर इतना है कि दोनों टांगों के सिरों पर पिन लगी होती हैं। जैसा कि ये चित्र में आप देखेंगे यहाँ पर 2 पिन लगी हुई हैं और ये जो है डिवाइडर कहलाता है। इसका उपयोग सीधी रेखा को विभाजित करने, ड्राइंग की नाप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ये भी बाजार में 2 प्रकार के उपलब्ध होते हैं। इसलिए अच्छे परिणाम के लिए स्प्रिंग वाले विभाजक का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्प्रिंग टाइप है, इसके अंदर ये स्क्रू होता है, इसको जब टाइट करेंगे तो ये छोटा या बड़ा हो जाता है डायमेंशन, और इसमें भी ये अच्छे वाला आप लेके आएंगे तभी आपकी ड्राइंग अच्छी बनेगी। इसके बाद है प्रकार कंपास। यह 2 टांगों की आकृति में बना होता है। एक टांग के नीचे पिन तथा दूसरी टांग में पिन के स्थान पर पेंसिल की लीड यानी जिसको कि हम सिक्का कहते हैं, जो कि पेंसिल के बीच का भाग काला काला होता है, इसको सिक्का कहा जाता है, लगाने की व्यवस्था होती है। इसकी सहायता से वृत्त एवं चाप बनाए जाते हैं। बड़े वृत्तों के लिए दीर्घकरण छड़ का उपयोग किया जाता है। ये बाजार में 2 प्रकार के उपलब्ध होते हैं, साधारण और स्प्रिंग वाले। अच्छे परिणाम के लिए स्प्रिंग वाले प्रकार का उपयोग करते हुए पिन को ड्राइंग शीट के लंबवत रखते हैं। तो यहाँ पर आप ये प्रकार के चित्र देख रहे हैं, इसके अंदर ये हमारा बड़ा प्रकार है और ये आपका छोटा प्रकार है। स्प्रिंग टाइप का लेके आना चाहिए। ये हमारी जो एक्सटेंशन लीड कहलाती है। अगर हमको बहुत बड़े वृत्त बनाने हैं तो वहाँ पर ये काम में आती है। और यहाँ पर ये पेंसिल इसके अंदर लगाई जाती है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। पेंसिल की जो नोक है सिक्के की वो पैनी होनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो है आपकी जो लाइन बने वो एकदम पैनी बने और बारीक और सुंदर लगे। और उसको पेंसिल की नोक को पैना करने के लिए आप इस तरह से इस रेगमार पे कस के, अगर रेगमार पे इस तरह से वर्टिकल की जगह को कोण के ऊपर थोड़ा रख करके और घिसेंगे तो आपकी जो पेंसिल एक साइड से इस तरह से पैनी हो जाएगी, जिससे कि आपकी लाइनें अच्छी बनेंगी। तो ये हमारा सैंड पेपर होता है। हर बच्चे को ड्राइंग शीट का सामान लाते समय एक सैंड पेपर जो कि लकड़ी घिसने के काम में आता है, पीले रंग का होता है, वो जरूर लेकर आना चाहिए, जिससे कि आप जो है पेंसिल को पैना कर सकें। इसके बाद है फ्रेंच वक्र, फ्रेंच कर्व्स। यह एक विभिन्न प्रकार की आकृतियों की टेम्पलेट होती हैं जो अनियमित इर्रेगुलर आकृति में होते हैं। पहले यह लकड़ी की बनती थी, परंतु आजकल प्लास्टिक के बनते हैं। इनका प्रयोग ड्राइंग बनाते समय फ्री हैंड या किसी अन्य उपकरण से नहीं बनाए जा सकने वाले कर्वों को आसानी से बनाने के लिए करते हैं। तो ये आपके प्रकार में भी, आपके सेट स्क्वायर में भी कटे होते हैं, तो अलग से आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत अच्छी ड्राइंग या बहुत ज़्यादा ड्राइंग का काम करते हैं तब आपको इसको रखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो कर्व्स होते हैं वो विशेष प्रकार के होते हैं, और जो कर्व हम हाथ से या हम प्रकार से या चांदे से नहीं बना सकते, उनको हम इन वक्रों की सहायता से बना सकते हैं। तो ये विशेष प्रकार के कर्व होते हैं। इसके बाद है ड्राफ्टिंग टेम्पलेट्स। यह पारदर्शक प्लास्टिक के विभिन्न आकृति के बने होते हैं।
अगला है ड्राफ्टिंग टेम्पलेट्स। यह पारदर्शक प्लास्टिक के विभिन्न आकृति के बने होते हैं। इनके मध्य के स्थान पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां कटी होती हैं, जिनकी सहायता से कम समय में आवश्यकता अनुसार आकृति बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ आप गौर से देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे आयत, त्रिभुज, प्लस माइनस, गोले, छोटे छोटे गोले, ABCD, चांदा प्रकार, चांदा, सब तरह की चीज़ें, काफ़ी चीज़ें कटी होती हैं। तो इसको हम टेम्पलेट इसको रख करके ड्राइंग शीट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसके बाद है वृत्त मास्टर, सर्किल मास्टर। यह भी सेलुलाइड या प्लास्टिक का बना हुआ पारदर्शी वृत्ताकार उपकरण होता है। इस पर विभिन्न माप के अलग अलग वृत्त कटे होते हैं तथा प्रोट्रैक्टर की भांति 0 से लेकर के 360 डिग्री तक के कोण भी माप अंकित होते हैं। इसका उपयोग ड्राइंग में तेजी से कार्य करने के लिए किया जाता है। ये जो हमारा मास्टर, सर्कल मास्टर है, ये हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के बच्चों के लिए बहुत काम में आता है, क्योंकि उनको जब सर्किट के अंदर डायोड वगैरह बनाने पड़ते हैं गोल, वहाँ पर ये बहुत इजीली आपको बना कर दे सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को ये ज़रूर खरीद के लाना चाहिए। इसके बाद है मिनी ड्राफ्टर। इंजीनियरिंग ड्राइंग के कार्य में आजकल मिनी ड्राफ्टर का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। इसका मुख्य कारण इसमें T² सेट स्क्वायर, चांदा और स्केल का समायोजन होना है। मिनी ड्राफ्टर 2 भुजाओं का बना होता है। उपयोग के समय एक भुजा ड्राइंग बोर्ड पर स्क्रू द्वारा क्लैंप की जाती है तथा दूसरी भुजा, जिस पर चांदा व 90 डिग्री पर जुड़े हुए 2 स्केल होते हैं, जो ड्राइंग बोर्ड पर सभी स्थानों पर पहुंच सकते हैं। मिनी ड्राफ्टर से क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल यानी कि पड़ी लाइन, ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल खड़ी लाइन, तिरछी यानी कि इंक्लाइंड, समानांतर यानी कि पैरेलल लाइनें आसानी से खींची जा सकती हैं। ये मिनी जो ड्राफ्टर है वो अधिकतर पॉलिटेक्निक या जो इंजीनियरिंग करते हैं उनके ज़्यादा काम में आता है। ITI के अंदर इसकी आवश्यकता कम पड़ती है, क्योंकि अधिकतर ITI में ड्राइंग बोर्ड नहीं होता है, वहाँ पर टेबलों पे काम किया जाता है। वहाँ पर मिनी ड्राफ्टर को सेट करने में प्रॉब्लम आती है। इसीलिए जो ITI के बच्चे हैं उनको या तो सेट स्क्वायर प्लास्टिक का लाना चाहिए, या रोल एंड ड्राई स्केल आजकल आने लगा है वो लेके आना चाहिए। रोल एंड ड्राई बहुत अच्छी चीज़ है, जिसके अंदर आपका स्केल का, चांदे का और आपके सेट स्क्वायर तीनों का काम हो जाता है। अगर आपके पास आपके ITI में ड्राइंग बोर्ड है हर बच्चे के लिए, अगर आपके ITI में ड्राइंग बोर्ड है हर बच्चे के लिए टेबल के ऊपर, तो फिर आपको मिनी ड्राफ्टर खरीदना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस ITI में आप पढ़ रहे हैं उसके एग्ज़ाम सेंटर अगर दूसरी जगह होते हैं जहाँ पर मिनी ड्राफ्टर आपको नहीं मिलेंगे, ड्राइंग बोर्ड लगे हुए नहीं मिलेंगे टेबल पे। इसलिए बच्चों को हम ये सलाह देते हैं कि वो सेट स्क्वायर से ड्राइंग बनाना सीखें या रोल एंड ड्रा का उपयोग करके ड्राइंग बनाना सीखें, जिसका उपयोग कहीं भी किसी भी सतह पर बैठ कर ड्राइंग बनाने के लिए आसानी से किया जा सकता है। इसलिए मिनी ड्राफ्टर को अवॉइड किया जाता है ITI के अंदर ड्राइंग बनाने के लिए। तो ये आप चित्र देख रहे हैं, ये ड्राइंग बोर्ड में यह क्लैंप होता है, यहाँ पे इसको कस दिया जाता है बोर्ड के ऊपर, और ये 2 हमारी, एक ये भुजा कहलाती है और ये भुजा कहलाती है। ये 2 पैरेलल आर्म्स होती हैं, और यहाँ पर ये स्केल लगा होता है जो कि 90 डिग्री पे 2 स्केलों से बना होता है, और यहाँ पर एक स्क्रू होता है जिसको ढीला करके इसको किसी भी एंगल पे सेट किया जा सकता है। यहाँ पर एंगल बने होते हैं जो कि प्रोट्रैक्टर का काम करता है। इसके बाद है आपका ड्राफ्टर या ड्राफ्टर मशीन। ड्राफ्टर मशीन का उपयोग कम समय में व्यावसायिक रूप से ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है। इस मशीन की कंट्रोल यूनिट मध्य में होती है, जिसे बाएं हाथ से पकड़कर नियंत्रित करते हुए दाएं हाथ से ड्राइंग बनाई जाती है। इसे बार बार सेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें अन्य उपकरण जैसे स्केल, सेट स्क्वायर, चांदा तथा T² आदि का समायोजन होता है। अतः इन उपकरणों की अलग से कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह मशीन ड्राइंग संबंधित कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। इसकी सहायता से क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, तिरछी और वक्र रेखाएं खींची जाने के साथ साथ उनकी शुद्ध नाप तोल के साथ कोण भी बनाए जा सकते हैं। ये जो ड्राफ्टर है, ये ड्राफ्टर मशीन है, वो बड़ी बड़ी कंपनियों में ड्राफ्टमैन होते हैं उनके लिए लगाई जाती है। ये ITI में काम नहीं आती है। इसके बाद है ड्राइंग की सामग्री, कि हम ड्राइंग अगर बनाएंगे ITI की तो उसके लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। उसके अंदर पहली है पेंसिल। ड्राइंग बनाने के लिए मानक यानी कि स्टैंडर्ड या अर्ध स्वचालित यानी कि सेमी ऑटोमेटिक पेंसिल का प्रयोग
करना चाहिए। घटिया किस्म की पेंसिल एक समान मोटाई व शेड की रेखाएं नहीं खींच पाती है तथा कार्य करते समय बार बार टूट जाती है, इसलिए अच्छी किस्म की पेंसिल ही कार्य में लेनी चाहिए। पेंसिल लीड ग्रेफाइट तथा क्योलाइन मिट्टी से बनाई जाती है। तो जो पेंसिल के अंदर काली लीड होती है वो ग्रेफाइट तथा क्योलाइन मिट्टी से बनाई जाती है, जिसकी जितनी अधिक क्योलाइन की मात्रा होगी पेंसिल उतनी ही कठोर होती है। यह विभिन्न ग्रेड में उपलब्ध होती है। आजकल मैकेनिकल ऑटोमेटिक पेंसिल या जिसको कि हम क्लच पेंसिल कहते हैं 0.3, 0.5, 0.7 और 0.9 mm व्यास वाली लीड प्रयोग में लाई जाती है, जो कि HB ग्रेड की होती है और उसका उपयोग जो हर जगह नहीं किया जाता है। तो जहाँ पर कौन सी पेंसिल का उपयोग कहाँ किया जाएगा ये आगे हम समझ रहे हैं। तो पहला है इसके अंदर ग्रेड के हिसाब से कठोर ग्रेड होता है पेंसिल का, हार्ड ग्रेड कहलाता है, जो ये 9H से लेकर के 4H तक की पेंसिल होती हैं। इसका उपयोग हल्की व महीन लाइन के लिए किया जाता है। दूसरा होता है मध्य ग्रेड, मीडियम ग्रेड, जो कि 3H से लेकर के H और HB और B, ये रिकॉर्ड कार्य या अक्षर या लेटरिंग के लिए और एरो हेड के लिए किया जाता है इनका उपयोग। और तीसरी होती है नर्म ग्रेड, जो कि सॉफ्ट ग्रेड कहलाती है। ये 2B से लेकर के 7B तक होती है। इसका काम कला कार्यों के लिए किया जाता है और ये नर्म होने की वजह से बार बार टूटती हैं और इनका उपयोग जो है ज़्यादा चौड़ी पेंसिल छील करके किया जाता है और सॉफ्ट होने की वजह से इसको कम ही उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पर जो HB की पेंसिल है, स्कूल में आपने अधिकतर HB की पेंसिल काम में ली होती है, जो कि मध्यम ग्रेड की होती है और इसका उपयोग हमारे को इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर ड्राइंग बनाते समय कम से कम करना चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट होने की वजह से बार बार टूटती है और इसकी जो लीड होती है वो बहुत काला करती है। अगर ज़्यादा काले पेंसिल से आप काम करेंगे तो आपकी शीट बार बार गंदी होगी और मिटाने पे भी अगर गंदी रह जाएगी तो आपकी ड्राइंग जो है गंदी हो जाएगी। इसलिए H और 2H की पेंसिल का उपयोग शुरुआत में करना चाहिए। जब आपको 6 महीने 8 महीने हो जाए ड्राइंग बनाते बनाते, आपको हैबिट पड़ जाए कि कितनी मोटाई की लाइन को किस तरह से बनाया जाता है, उसके बाद आप HB की पेंसिल या मैकेनिकल जो क्लच वाली पेंसिल होती है उसका उपयोग करना चाहिए। शुरुआत में हमें H या 2H की पेंसिल का उपयोग करना चाहिए। अधिकतर बच्चे HB पेंसिल लेकर आते हैं, जो कि शुरुआत में ठीक नहीं रहती है। नोट: 7B की पेंसिल सबसे नरम और 9H की पेंसिल सबसे कठोर होती है। HB का अर्थ यहाँ पर हार्ड बॉन्ड होता है। बारीक रेखा खींचने के लिए पेंसिल की नोक पैनी और नोकदार होनी चाहिए, ये यहाँ पर पहली शर्त होती है। ड्राइंग बनाने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने की शुरुआत H या 2H पेंसिल से बहुत हल्के हाथ से करते हैं, जिससे जो रेखा कार्य में ना आए उसे रबड़ द्वारा आसानी से मिटाया जा सके। ड्राइंग फाइनल करने के लिए 3H या 4H, अक्षर लिखने के लिए 3H और फ्री हैंड स्केचिंग के लिए HB की ग्रेड की पेंसिल उपयोग में लेनी चाहिए। फ्री हैंड का मतलब ये होता है जिसके अंदर आप बिना स्केल के कोई चित्र बनाते हैं तो वो फ्री हैंड स्केचिंग कहलाती है। शंकुआकार नोक यानी कि कॉनिकल एज का उपयोग रचनाएं, रेखा चित्रण यानी स्केचिंग, अक्षरण ड्राइंग शीट, यह दो प्रकार की होती हैं, एक हैंडमेड पेपर और एक होती है मिलमेड पेपर। तो जो मिलमेड पेपर होती है वो हमारे ड्राइंग शीट में काम में आती है, क्योंकि हैंडमेड पेपर होती है वो बहुत ज़्यादा रफ होती है, उस पर ड्राइंग बनाना बड़ा मुश्किल होता है। और मिलमेड पेपर में भी हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर हमारी जो शीट होती है या चार्ट से बनी हुई होती है उसको काम में नहीं लेना चाहिए। ड्राइंग के अंदर, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जो ड्राइंग बनाई जाती है वो उसके अंदर शीट एक तरफ से खुरदरी होनी चाहिए, उसी पे काम करना चाहिए, क्योंकि खुरदरी शीट के ऊपर आप देखेंगे कि जब लाइन खींच करके उसको मिटाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो आराम से वहाँ से मिट जाती है और आपकी ड्राइंग एकदम साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पर जिस कागज़ पर ड्राइंग बनाई जाती है उसे ड्राइंग शीट कहते हैं। एक अच्छी ड्राइंग बनाने के लिए यह आवश्यक है कि ड्राइंग शीट एक समान मोटाई और सफ़ेद रंग की हो तथा जिस तरफ से थोड़ी खुरदरी हो उस तरफ ही चित्र बनाना चाहिए, जिससे कि शीट पर रबड़ का उपयोग करने से रेखाएं पूर्णतः साफ हो जाएं और शीट पर कालापन ना हो। इसके बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ड्राइंग की जो लंबाई चौड़ाई का जो रेशो वो दे रखा है। यहाँ पर ये हमारी दूरी x है, ये दूरी x है और ये दूरी y है। x और y के बीच में y = x × √2 होता है। √2 का मान 1.414 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू y की आएगी। तो ये एक आयताकार शेप में होनी चाहिए।
A0 साइज की सबसे बड़ी ड्राइंग शीट का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 वर्ग मिलीमीटर होता है। A0 साइज की सबसे बड़ी ड्राइंग शीट का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 वर्ग मिलीमीटर होता है, जिसमें लंबाई 1.1489 मीटर तथा चौड़ाई 0.84 मीटर होती है। ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई में 1:2 का अनुपात होता है। तो यहाँ पर जो ये रेशो है 1:√2, 1:√2 का जो हमारा अनुपात है, ये हमारे MCQ क्वेश्चन अगर किसी कंपटीशन में आएंगे तो वहाँ आपके ये आ सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है रबड़। इसका उपयोग गलत एवं अनुपयोगी लाइनें हटाने में किया जाता है। रबड़ सॉफ्ट और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए तथा उपयोग करने पर वह न तो स्वयं काला होना चाहिए और न ही कागज को काला करना चाहिए। रबड़ का उपयोग जहाँ तक संभव हो कम से कम करना चाहिए, क्योंकि जो ड्राइंग अच्छी बनाएगा या जिससे गलती कम से कम होंगी, उसी को उपयोग हमारे को रबड़ को उसी को कम से कम रबड़ का उपयोग करना पड़ेगा। और एक अच्छे ड्राइंग मास्टर बनने के लिए ये खासियत होनी चाहिए कि आप जो है काम तसल्ली से करें, आराम से करें, जल्दबाजी ना करें, साफ़ सुथरी चीज़ का ध्यान रखें। साफ़ किस तरह से रखी जा सकती है, उसके अंदर आपका जो सबसे मेन बात होती है ड्राइंग के अंदर, वो होती है लाइन वर्क और लिखने का तरीका। लाइन वर्क का मतलब ये कि कौन सी लाइन या कौन सी जगह कौन सी लाइन की मोटाई कितनी होनी चाहिए, और उसके अंदर जो लिखने का तरीका है वो भी आपका एज़ पर रूल ड्राइंग के अनुसार होना चाहिए। उसके अंदर टेढ़े मेढ़े अक्षर नहीं चलते हैं। इसके बाद है इरेजिंग शील्ड। ड्राइंग शीट पर बनी विभिन्न रेखाओं में से बिना किसी अन्य रेखा को हानि पहुंचाए एक खराब रेखा को इरेजिंग शील्ड की किसी एक विशेष आकृति का प्रयोग कर रबड़ द्वारा मिटाया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये इरेजिंग शील्ड होती है इस तरह की। इसके अंदर ये विशेष प्रकार के खांचे बने होते हैं, जिसके जो पोर्शन का हमें लाइन हटानी होती है उस पर इसको रख के और रबड़ इसके अंदर फेरते हैं तो वो लाइन वहाँ से हट जाती है, और जगह की जो ड्राइंग होती है, ये लाइन होती है, वो डिस्टर्ब नहीं होती है। तो ये इरेजिंग शील्ड का एक चित्र है। शाही पेन या लाइनर या रोलिंग पेन, इंक पेन और लाइनर और रोलर पेन, इसका उपयोग सिर्फ खींची गई रेखा पर शाही से रेखा बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग मुक्त हस्तरेखा एवं अथवा अक्षरांकन के लिए नहीं किया जाता है। तो इसके अंदर ये चित्र में आप देख रहे हैं कि ये शाही वाला पेन होता है, इसके अंदर यहाँ पे शाही होती है, ये पेन होता है, स्क्रू से इसको टाइट करते हैं। इसके बाद है ड्राइंग शाही। ड्राइंग को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए बनी हुई ड्राइंग पर पेंसिल की सहायता से ड्राइंग पुनः बना दी जाती है। यह शाही डेकोरेटिव ड्राइंग या ट्रेसिंग कागज पर प्रयोग में लाई जाती है। तो हमारी जो भी ड्राइंग होती है बड़ी बड़ी कंपनियों में, उसको बनाने के बाद ट्रेसिंग पेपर पे बना करके सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि शीट पर जो बनाई जाती है ड्राइंग वो थोड़े दिन बाद या सालों बाद वो ख़राब हो जाती है, और ट्रेसिंग पेपर पे जब ड्राइंग बनाई जाती है तो वो काफ़ी सालों तक सही रहती है, और उसके बाद उसको हम अमोनिया प्रोसेस ले जा कर उसका ब्लूप्रिंट भी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद है ड्राइंग पिन क्लिप एडहेसिव टेप। ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर स्थिर करने के लिए ड्राइंग पिन क्लिप व एडहेसिव टेप का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में सेलो टेप का उपयोग अधिक किया जाता है, क्योंकि पिन से शीट पर जगह जगह अनेक छेद बन जाते हैं, इसलिए वहाँ पर सेलो टेप काम में लाया जाता है। तो ये आप क्लिप देख रहे हैं और ड्राइंग पिन और एडहेसिव टेप का चित्र देख रहे हैं। इसके बाद आता है शार्पनर। शार्पनर का उपयोग पेंसिल की शंकु आकार में नुकीली छीलने के लिए किया जाता है। इसे पेंसिल कटर भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि पेंसिल को शार्पनर से छीलते समय आपकी जो पेंसिल है वो कभी भी ड्राइंग शीट के ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी कि जब आप छील रहे हो उस समय आपकी पेंसिल ड्राइंग शीट पे ना होकर के साइड में होनी चाहिए, क्योंकि जब आप शार्पनर से छीलेंगे तो उसकी जो गंदगी है वो आपकी शीट पे नहीं गिरनी चाहिए। उसके अंदर आपके पेंसिल की जो ग्रेफाइट का काला रंग है वो भी वहाँ गिर सकता है और उससे आपकी ड्राइंग शीट गंदी हो सकती है। इसलिए छीलते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है
कि आप जो है ड्राइंग शीट से दूर ही इसको छीलेंगे। और दूसरी बात है कि शार्पनर से छीलने के बाद अगर फिर भी आपकी पेंसिल बारीक नहीं होती है तो आपके पास एक रेगमाल का टुकड़ा होना चाहिए जो कि लकड़ी की छील को घिसने के काम में आता है। उसके ऊपर जब आप पेंसिल को थोड़ा सा गोल घुमाते हुए उसके ऊपर घिसेंगे तो उसकी पेंसिल की जो नोक है वो आपकी एकदम बारीक हो जाएगी। और जितनी बारीक आप पेंसिल की नोक को रखेंगे उतना ही आपकी ड्राइंग अच्छी बनेगी। तो सबसे अच्छी ड्राइंग बनाने के लिए आपकी पेंसिल का सबसे बारीक होना अति आवश्यक होता है। इसके बाद है ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर एक विशेष प्रकार का अल्प पारदर्शी कागज होता है। यह पेंसिल एवं स्याही से बनाई गई आकृतियों को ड्राइंग शीट की अपेक्षा अधिक वर्षों तक सुरक्षित रखता है। इसका उपयोग विभिन्न तैयार ड्राइंग्स की अनुकृति यानी नकल तैयार करने और अनेक वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तो जो ट्रेसिंग पेपर होता है, सारी ड्राइंग शीटों को ट्रेसिंग पेपर पे बनाकर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। और ट्रेसिंग पेपर जो है आर पार दिखने वाला एक कागज होता है। डस्टर या रुमाल। जब ड्राइंग शीट पर बनी अनावश्यक रेखाओं को मिटाने के लिए रबड़ का उपयोग करते हैं तो कुछ मैल वहां पर आ जाता है। उसे हटाने के लिए एक सूती कपड़े का प्रयोग किया जाता है जिसे डस्टर या रुमाल भी कह सकते हैं। और एक आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप क्लास में जाकर के ड्राइंग बनाने लगें तो उस समय आपको अपनी टेबल को साफ कर लेना चाहिए। आपको अपने सारे इंस्ट्रूमेंट जो भी पेंसिल, रबड़, सेट स्क्वायर, स्केल, ड्राइंग शीट कवर सबको साफ़ करके ही वहाँ पे काम शुरू करना चाहिए। क्योंकि जब भी क्लास में जाता है हो सकता है कि आपकी क्लास वहाँ पे गंदी हो और टेबल गंदी होने की वजह से आपकी ड्राइंग शीट जो है गंदी हो सकती है और सफ़ेद होने की वजह से वो गंदगी ज़्यादा दिखाई देती है। इसलिए भी आपको एक एक्स्ट्रा रुमाल या कपड़ा अपने साथ रखना चाहिए जब भी आप ड्राइंग शीट पे काम करना शुरू करें। उससे पहले आप अपनी ड्राइंग बोर्ड को या ड्राइंग टेबल को साफ़ कर लें। रेगमाल। पेंसिल को लगातार प्रयोग करने से पेंसिल की लीड घिस जाती है। इससे उसकी नोक मोटी हो जाती है। पेंसिल की नोक को पैना करने के लिए रेगमाल का उपयोग किया जाता है। इसे एक लकड़ी के टुकड़े पर लगाकर काम में लिया जाता है। तो रेगमाल जो होता है, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया, लकड़ी जो कारपेंटर काम में लेते हैं वो पीले रंग का रेगमाल होता है, उसमें भी नंबर होते हैं। तो अपन को 0 नंबर का रेगमाल अपने पास रखना चाहिए, जिससे जब अपन पेंसिल को काफ़ी देर तक काम में लेते हैं तो वो थोड़ी सी भौंटी हो जाती है। तो उसको बार बार पैना करने के लिए वो रेगमाल सबसे अच्छा रहता है। उस पर आप रेगमाल पर जब पेंसिल को घिसेंगे तो उसको घुमाते चले जाएंगे तो उसकी जो नोक है वो चारों तरफ से एकदम पैनी हो जाएगी और उससे आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी बनेगी। इसके बाद है ब्लूप्रिंट। अमोनिया कागज के साथ ट्रेसिंग पेपर पर बनी ड्राइंग रख मशीन द्वारा अमोनिया कागज पर प्रकाशित कर देते हैं। इसके पश्चात अमोनिया कागज पर ड्राइंग की लाइनें आ जाती हैं जो कि इस कागज को अमोनिया युक्त बक्से में रखने पर स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अमोनिया कागज पर बनी ड्राइंग को ही ब्लूप्रिंट कहा जाता है। तो आप जब भी किसी कंपनी में जाएंगे तो अगर आप वहाँ पे किसी ऑपरेटर के तौर पे काम करते हैं या इंजीनियर के तौर पे काम करते हैं तो आपको ड्राइंग वहाँ पर मिलेगी, वो ब्लूप्रिंट के अंदर मिलेगी, जिसके अंदर प्रिंट उसका नीला होता है और वहाँ पे सारी लाइनें जो आपको नीले नीले कलर की दिखाई देंगी वो अमोनिया की वजह से होती है। और ट्रेसिंग पेपर पे उसको ड्राइंग को बना के सुरक्षित रखा जाता है और उसको ब्लूप्रिंट निकाल करके सभी जो इंजीनियर्स होते हैं या ऑपरेटर होते हैं उनको दे दिया जाता है। तो ये वीडियो आज के लिए इतना ही होगा, जिसके अंदर मैंने आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन है उस जो पहला वीक होता है उसके अंदर समझाने का प्रयास किया कि कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं, ड्राइंग का मतलब क्या होता है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल को क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो समय पे मिलते रहेंगे। और मेरा विचार है मैं ITI से इंजीनियरिंग ट्रेड से संबंधित जो दो सब्जेक्ट होते हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसके अंदर पूरे कोर्स को मैं इस मेरे चैनल पे वीडियो से बना कर लेके आऊँगा, जिससे कि आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। और आपको अगर टीचर नहीं भी आपके यहाँ पे आते हैं या नहीं होते हैं उपलब्ध तो उस कंडीशन में आप केवल वीडियो देख करके ही अपनी नॉलेज बढ़ा करके पास हो सकते हैं। आज के लिए इतना। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।